हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पहला अध्याय हम पंछी उन मुक्त गगन के पढ़ेंगे। ये पाठ जो है एक कविता है जिसे कि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। और ये जब कविता उन्होंने लिखी थी, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने जब लिखी थी, तो उस समय जो है हमारा देश गुलाम था। तो ये कविता जो है एक आज़ादी से ओत-प्रोत कविता है, जिसमें कि पक्षियों के माध्यम से कवि ने जो है आज़ादी के महत्व को और आज़ादी की विशेषता को बताने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय, हम पंछी उन मुक्त गगन के। हम पंछी उन मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन मुक्त गगन के, मतलब पक्षी जो है, जो बर्ड्स जितने भी हैं, वो क्या है, खुले आसमान, उन मुक्त गगन माने खुले आसमान की में घूमने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे माने पिंजरे में, पक्षियों को जब आप पिंजरे में रखोगे तो वो कैद में एक तरह से हो जाते हैं, तो उसमें वो गा भी नहीं पाएंगे। तो पिंजरबद्ध न गा पाएंगे माने पिंजरे में बंद होकर गा ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी कि जब वे इधर से उधर उड़ते हैं तो चहचहाहट उनकी सुनाई देती रहती है। जो सुबह भी उठोगे तो आप देखोगे कि चिड़ियों की चहचहाहट चारों ओर सुनाई देती है। लेकिन जब उसे पिंजरे में एक बंद कर दोगे, यानी उसे कैद में जब डाल दोगे, तो उसकी आज़ादी जो है वो छिन्न हो जाती है, उन पक्षियों की आज़ादी छिन्न हो जाती है। तो कवि बताना चाहते हैं कि आज़ादी किसे प्यारा नहीं है, मतलब पक्षियों को भी आज़ादी प्यारी है। तभी तो वे खुले आसमान में जब अपने से इधर से उधर घूमते हैं, विचरण करते हैं, तो अपनी आवाज़ के साथ मधुर संगीत की तरह अपनी आवाज़ों को निकालते हैं। लेकिन उन्हीं पंछियों को जब आप एक पिंजरे में बंद कर दोगे तो क्या होगा कि वे अपनी आज़ादी नहीं कर पाएंगे, और इसके कारण क्या है, वो दुखी होकर, उदास होकर क्या है, चुप हो जाएंगे, और उनकी जो गाना है, गीत गाने का जो तरीका है, वो भी रुक जाएगा। आगे कवि कहते हैं, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ है कनक तीलियों, कनक अर्थात सोना, ठीक है, सोने की तीलियों से टकराकर। जो आप पिंजरा देखे होंगे तो पिंजरा कैसा होता है, उसमें पिंजरे में क्या है, पतली पतली सी लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। पिंजरा बना हुआ आप देखे हो ना, तो उसमें उसको बताया है कवि ने कि सोने का जो तिल्ली जैसा पतले पतले तीलियाँ वाली पिंजरा, अर्थात सोने के यदि पिंजरे में भी पक्षियों को रख दो तो भी क्या है, उनकी जो पंख है, पर कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, माने उल्लासित खुश हुए जो मेरे पंख हैं, खुशी से जो अपनी पंख मेरे फैलाते हैं और आगे इधर उधर घूमते हैं, वो पंख भी मेरे इन सोने के तिलियों से टकराकर, माने पिंजरे में जो तिलियां बनी है, लाइन लाइन जो बनी रहती है, उन तिलियों से टकराकर उनके पुलकित पंख माने खुशी के पंख जो है, खुशहाल जो उनके पंख हैं, वो उन तीलियों से टकराकर टूट जाएंगी। अब आगे कवि कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, जिसका अर्थ है कि पक्षी जो है, आप देखोगे कि जहाँ कहीं भी पानी की, जैसे नदी तालाब, कहीं भी पानी उन्हें मिलता है तो उन्हीं पानी को वो पी लेते हैं। उन्हें किसी अच्छे पानी की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके साफ़ सुथरे पानी का या फिर आपको मिनरल वाटर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। उन्हें जैसा भी पानी मिलता है, माने खुले जगह पे मिला हुआ पानी, तो उन बहता जल पीने वाले, माने जो नदी तालाब में पानी बह रहे हैं उस पानी को पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे,
मतलब वो वैसा पानी पीने वाले हैं, और जहाँ अपने चुग चुग के दाने लेके अपना खाना खाने वाले हैं, उन्हें जब आप पिंजरे में डाल दोगे तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब कवि कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कि कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा से का अर्थ है सोने की कटोरी में मैदा, ठीक है। तो सोने की कटोरी के मैदे से कहीं अच्छी है कटुक निबोरी, अर्थात जो आपको कड़वा, कटुक का अर्थ है कड़वा, निबोरी में नीम का फल। नीम कितना कड़वा रहता है, नीम आप खा भी नहीं सकते हो। तो नीम के फल जो है वो कहीं अच्छी है, मतलब सोने के पिंजरे में रख कर और सोने की कटोरी में मैदा दे दो, उन सब से कहीं अच्छी है कड़वा करेला। कड़वे करेला का जो फल है वो उससे कहीं अच्छा है। आप सबके भी घर में, किसी के घर में ज़रूर पिंजरे में कोई पौधे कोई किसी पक्षी को रखते होगे, और उसे तरह तरह के आप जो भी खाते होगे खिलाते होगे। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे तोता, कुछ किसी भी पक्षी को ले लो, आप रखोगे और उसके पसंद का, जो उसे बहुत पसंद है वो चीज़ भी उसे खाने दोगे, लेकिन फिर भी वो खुश होके यानी पसंद से नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ादी नहीं मिल रही है। यदि बंद करके और उसे अच्छे अच्छे फल दो, अच्छे अच्छे भोजन दो, फिर भी उसे वो सब कुछ नहीं पसंद आएगा जो वो आज़ादी में वो सूखी रोटी खाकर भी जी सकते हैं। जैसे पक्षी क्या है, जहाँ तहाँ से तिनका तिनका बटोर के और तब उससे क्या है अपना घोंसला तैयार करती है, और जहाँ कहीं भी कुछ भी मिलता है फल फूल ये सब को तोड़ तोड़ चुग चुग के उसी को खा के अपना पेट भी भर लेती है। लेकिन आप पिंजरे में रख के यदि उसे अच्छे अच्छे पकवान भी दो तो भी उसे वो नहीं अच्छा लगेगा, और उसकी भूख, भले वो भूखे प्यासे मर जाए लेकिन वो उसे पसंद नहीं आएगा और वो खुश होके वो उसे नहीं खा पाएगा। तो इस तरह से कभी हर एक उदाहरण देके इसको जागृत, मतलब आज़ादी की उस जो गुलामी की दास्तां झेल रही थी, देश हमारा झेल रहा था, उन सब को इन कविता के माध्यम से उजागर और उत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह पक्षी को भी आज़ादी प्यारी है और उसे भी जो गुलामी यानी बंद कमरे में बंद करके सब कुछ दिया जाए तो उसे पसंद नहीं है, तो इंसानों को कैसे पसंद आएगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए, यानी देश जब हमारा गुलाम था उस समय में इस कविता के माध्यम से देश की जनता को, देश के लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब सोने के जो श्रृंखला बनी है, सोने की जो एक कड़ी से कड़ी जुड़ के जो कोई चीज़ बनी है, उस श्रृंखला में बंध कर, यानी कि पिंजरे, इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध कर अपनी गति उड़ान सब भूले। जब आप पक्षी को पिंजरे में बंद कर दोगे तो क्या है, वो अपनी मर्जी से, अपनी तेज़ी से वो उड़ भी नहीं पाएंगी। बस उसका तो पूरा मतलब उस छोटे से पिंजरे के अंदर ही पूरा जीवन व्यतीत होके रह जाएगा। तब वो खुले आसमान की तरह अपने पंखों को फैला के कैसे उड़ पाएगा। तो कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की जो श्रृंखला रूपी बंधी हुई ये पिंजरा है, इसमें बंध कर वे जो पक्षी हैं वो अपनी गति माने अपनी तेज़ी और उड़ान, पंख को फैला के जो उड़ते हैं वो सब कुछ वो भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और उनके सपनों में, मतलब वो हर समय हर पल उसके मन में एक ही बात है कि किस तरह से वो पेड़ की टहनी पर, पेड़ की फुनगियों पर, मतलब सबसे ऊपर की टहनी पर अपने उसके जिस तरह से पौधे हिलते डुलते रहते उस तरह से वो अपने उसे अपना झूला बनाकर और उसे झूमती रहती है। तो इस तरह से हर एक तरह से कवि जो है उसकी गुलामी की दास्तां को, बेड़ियों को
बार बार उजागर कर रहे हैं कि कितना कठिन है उनका जीवन। कि एक जिस तरह वो खुले आसमान में अपनी मर्ज़ी से उड़ान भरते थे, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन इधर से इधर घूमते थे, और पेड़ों की डालियों पर, टहनियों पर जिस तरह से हवा में पौधे झूलते हैं, उस पे बैठ के वे झूले की तरह झूलते रहती है। वो सब उनका रुक गया और बस पिंजरे में बैठ के ये सपनों की यादों में वो खोई हुई हैं कि इस तरह से हम अपना जीवन बिताते थे। आगे कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन के सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब आप देखो कि इसमें किस तरह से कवि पक्षियों की वेदना को उजागर करते हैं, मतलब उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनकी दुख तकलीफ़ को किस तरह से उजागर करते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन के सीमा पाने, माने उनके अरमान थे कि आसमान में, खुले गगन में जो सीमा, जहाँ तक वो अंत हो, मतलब आसमान का अंत जहाँ तक हो वहाँ तक वे अपनी उड़ान भरते रहते और सब जगह उड़ उड़ के देखते रहते, घूमते रहते। चारों जहाँ तक आसमान रहे, मतलब आसमान का जहाँ तक अंत हो वहाँ तक, माने अंतिम छोर तक वे घूमते रहे। यही उनके अरमान थे, यही उनकी तमन्ना थी, इनकी ख्वाहिश थी। और झूले के रूप में पेड़ों की टहनियों पर, उनकी फुनगियों पर, माने अंतिम छोर पर, पेड़ पौधों के अंतिम छोर तक वे बैठ के जिस तरह से वे पौधे के की फुनगियाँ यानी अंतिम छोर ऐसे हिलते डुलते रहती है, उस पे बैठ के वे झूले की तरह झूलते रहे। तो इतने सारे अरमान थे, वे सारे अरमान क्या हुए, उस पिंजरे में बंद होकर उनके टूट गए हैं। कवि कहते हैं, लाल किरण सी चोंच खोल, उगते तारक अनार के दाने। मतलब लाल किरणों सी चोंच खोले, माने कि उनके लाल लाल जो चोंच होते हैं, उनके जो चोंच है उसको खोल कर वे क्या करते कि चुगते तारक अनार के दाने। कवि का कहने का अर्थ है कि जो आसमान में तारे हैं, चमकते हुए जो तारे आसमान में, जो रात के समय में तारे दिखाई देते हैं, हम लाल लाल चोंच से उस तारों को खाते, उसको अपना दाना बना लेते। इतने अरमान थे मेरे। और ये सारे अरमान जो है इस पिंजरे में आकर उनके चूर चूर हो गए हैं। और उनकी अरमान थे कि आसमान में उड़ते, अंत तक उड़ते रहते, और आसमान में जो तारे उगते हैं, रात के समय में जो तारे उगते हैं, उन्हें अपना दाना बनाकर, यानी उन्हें अपना, उसे अपनी चोंच से, लाल लाल चोंचों से उन आसमान के तारों को भी खा लेते और बस अपनी उड़ान को भरते रहते, अपनी मर्जी से अपने पंखों को हिला डुला के अपनी दूर दूर तक की सीमा तक वे जाते रहते। अब आगे कवि क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इस पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब देखो कि कवि क्या कहते हैं, ऐसी होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब क्षितिज जहाँ की धरती और आसमान का, जब आप खड़े होगे तो देखोगे कि आसमान कहीं झुकता हुआ नीचे की ओर झुक गया है, यानी कि वो कहीं अंत उसका हो रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन हमें दूर से आप देखोगे, जैसे आप अपनी खुली आंखों से देखोगे तो लगेगा कि आसमान ऐसे गोल एक शेप में, माने ओवल शेप में ऐसे ढकता हुआ नीचे की ओर झुकता हुआ चला जा रहा, जिससे प्रतीत होता है कि धरती और आसमान एक कोना पर आकर एक क्षितिज पर मिल रहे हैं। एक जगह धरती का अंत है और दूसरी जगह उस आसमान का अंत हो रहा, और ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कवि कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब कवि कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कवि कहते हैं कि या तो मैं उस क्षितिज तक पहुंच ही जाता, उस क्षितिज को देख ही लेता कि कहाँ पर धरती और आसमान जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उस सीमा तक मैं पहुंच ही जाता, या तंती सांसों की डोरी, यानी कि या तो मेरे प्राण उड़ जाते, मैंने मैं मर जाता, लेकिन उस छोर को, उस क्षितिज को मैं देख लेता कि कहाँ पर ये दोनों में जुड़ रहे हैं। और या इन पंखों की होराहोरी, मैंने पंखों की, मतलब
पंखों की को बार बार घुमाते घुमाते मैं उस क्षितिज तक पहुंच ही जाता। तो इन सारे पक्षियों के पंख एक साथ अपनी छलांग उड़ाते और अपनी पंखों को फैलाते हुए उस क्षितिज तक अंत में पहुंच ही जाते, या तो फिर उनके जीवन का अंत हो जाता, लेकिन अपनी जो अरमान है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर ही लेते। तो इस तरह से कवि जो है देश की जनता को आह्वान कर रहे हैं अपनी आज़ादी को पाने के लिए, अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, कि अपने लक्ष्य के लिए, अपनी अरमान को इन जो पिंजरों है, पिंजरे की तरह बंद कर कर मत छोड़ो। पिंजरे में जैसे कैद हो जाते हैं अरमान, जैसे पक्षियों के अरमान कैद हो गए, उसी तरह अपने अरमान को मत छोड़ो और अपनी अरमान को उजागर करो और उसे पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करो। या तो फिर उसका अपने जो आज़ादी है उसे पालो, या तो फिर अपने प्राण त्याग दो, यानी कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर ही लो। अब आगे कवि कहते हैं, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात कवि कहते हैं कि नीर न दो चाहे टहनी को, नीर का अर्थ है घोंसला, है ना, पक्षियों का जो घर है, घोंसला है, उसके बारे में कहा गया है। तो नीर न दो चाहे टहनी का मतलब टहनी के का जो है नीर मत दो, घोंसला मत दो, टहनी में जो बना हुआ है घोंसला है उसे भी तुम ख़त्म कर दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, रहने का जो मेरा जगह है, जैसे उसके घोंसले जो है उसे भी चूर चूर कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात इन मेरे घोंसले को तोड़ दो, टहनियों पर बने हुए घोंसले को तोड़ दो, आश्रय मेरा हटा दो, मतलब रहने का जो जगह है उसे भी तुम छिन भिन कर डालो, लेकिन यदि मुझे पंख मिले हैं, मुझे ये पंख के रूपी जो अमूल्य धन मिले हैं उसे मत छीनो। उसकी उड़ान में पंख किस लिए मिले हैं? उड़ने के लिए, अपनी पंखों को फैला के उड़ने के लिए। तो उस उड़ान में विघ्न मत डालो, चाहे ही मेरा घोंसला तोड़ दो या फिर मेरे आश्रय का जो भी आश्रय का छिन्न भिन्न कर डालो, मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो, लेकिन मेरे पंखों को मत तोड़ो, मेरे पंखों को जेल में मत बंद करो, उसे खुला छोड़ दो, आसमान में उड़ने दो और उसे पंखों को अपनी जो उसको पंख के अरमान है उसे मत छिन भिन करो। और उनके पंखों को मेरे पक्षी कहते हैं कि मेरे पंखों को उसे स्वतंत्र होके, आज़ाद होके, खुले आसमान में अपनी मर्जी से विचरण करने दो, घूमने दो और उसे अपनी खुशी का मज़ा लेने दो। तो इस तरह से कवि ने जो है इन पंछियों के, इन पक्षियों के जो घोंसले हैं उसके माध्यम से उस देश की गुलामी की बेड़ियों के बारे में बताने का प्रयास किया है, कि जिस तरह पक्षी व्याकुल होकर, बेचैन होकर उस भले उसमें पिंजरे में उन्हें स्वतंत्र सब कुछ दिया जा रहा हो, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का हक नहीं है, तब फिर उन्हें वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह व्यक्ति को भी जब उनकी आज़ादी छिन भिन हो जाती है, उन्हें गुलामी की बेड़ियों में जब जकड़ा गया है, तो उन्हें भी बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही कष्ट होता है। तो इन सारी माध्यमों से कवि जो है देश की गुलामी को उजागर कर रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियाँ कितनी भयानक थी, कितनी पीड़ा से देश की जो लोग थे वो पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे थे, झेल रहे थे। इन सारे माध्यमों से कवि ने पक्षी के हर एक पल को, हर एक चीज़ के बारे में उजागर करने का प्रयास किया है। इस छोटी कविता से कवि ने पूरे जीवन का पक्षियों के पूरे जीवन वृत्तांत को उजागर करने का प्रयास किया है। गुलामी की जो दास्तां है वो आज़ादी की कितनी भी जो परेशानी है उससे कहीं परेशान डाल कर माने चोट पहुंचाती है। जिस तरह की हर एक पक्षी अपने को स्वतंत्र जीना चाहते हैं, उसी तरह व्यक्ति भी अपने आप को स्वतंत्र जीना चाहता है और इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी को प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से कवि ने हम पंछी मुक्त गगन के माध्यम से उस
समय की जो विपत्ति थी, उस समय की जो स्थिति थी देश की, उसको उजागर करने का एक माध्यम बनाकर उजागर किया है। तो इस तरह से इस पाठ का की जो व्याख्या है, इस कविता की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। और इसमें इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि छोटे छोटे जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में मैं इसका अर्थ भी लिखवाऊंगी। तो इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।